हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर लवली चैनल वीके ज्ञान क्लास। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे वर्क, पावर और एनर्जी, तो हम लोगों ने पहले पार्ट में वर्क और जो है पावर के बारे में देख लिया था। मतलब कार्य और शक्ति के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। हम लोगों को आज कंप्लीट करना है ऊर्जा। तो हम लोग बिल्कुल ऊर्जा, जैसा कि टॉपिक का नेम है, तो हम लोग पूरा भरपूर ऊर्जा के साथ जो है ऊर्जा टॉपिक को कवर करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। अगर बच्चों आपको नोट्स बनाना है तो आप पेन कॉपी को अपने पास में रखें नोट्स बनाने के लिए, और इसके बाद नोट्स बनाते जाएंगे ताकि आपका कंसंट्रेशन जो है हमेशा बना रहे टॉपिक पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एनर्जी क्या होता है। ठीक, तो जैसा टॉपिक का नाम है एनर्जी, मतलब ऊर्जा। तो एनर्जी, ऊर्जा के नाम से ही पता चलता है कि हमारे अंदर ऊर्जा कैसे आती है। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा। मतलब जितना ज्यादा आप कार्य करेंगे, आपके अंदर कितनी क्षमता है, वो आपका क्या कहलाएगा? ऊर्जा कहलाएगा। ठीक, अब ऊर्जा बच्चों कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक यांत्रिक ऊर्जा है और एक ह्रासमान ऊर्जा है। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा बच्चों दो प्रकार की होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। जो पहले ऑलरेडी आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। तो जैसा कि ह्रासमान ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा का वह रूप जो दोबारा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित नहीं होता है। मतलब ह्रासमान, ह्रासमान का मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ऊर्जा जो खत्म हो चुकी हो, मतलब दोबारा यांत्रिक रूप में न आ सके, वो आपका क्या कहलाएगा? ह्रासमान ऊर्जा कहलाएगा। इसके बाद गतिज ऊर्जा हम लोग समझते हैं बच्चों। तो सिंपल है, गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, या तो गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, आपकी क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर। जैसा कि गतिज ऊर्जा में आपका द्रव्यमान भी आता है और इसके बाद जो है वेग भी आता है। अब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग अगर लिखना चाहे जो है संवेग के रूप में, तो कैसे लिखेंगे बच्चों? जैसा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे जो है एम से हम लोग क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, जैसा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है बच्चों, तो एम अपॉन एम, ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया और नीचे क्या आ गया? 2m आ गया। अब P बराबर संवेग बराबर क्या होता है? m इंटू वी, द्रव्यमान गुणे वेग। तो m इंटू वी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर बाई 2m, तो वही यहाँ पर रखा गया है। काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। इसका मतलब अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, यहाँ कर सकते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। ठीक, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, पी स्क्वायर बराबर, स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। इसका मतलब अगर पी स्क्वायर बराबर 2m काइनेटिक एनर्जी हो रहा है इस प्रकार, तो हम लोग अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसको हम लोग रूट में लिख सकते हैं, 2m काइनेटिक एनर्जी। वैसे बच्चों ऊर्जा के तो कई प्रकार होते हैं, कई रूप होते हैं, लेकिन हम लोगों के सिलेबस में कुछ ही ऊर्जाओं को जो है पढ़ना होता है। ठीक, आगे चल के आप जो है बहुत सारी ऊर्जाओं के बारे में जान सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा जो होती है बच्चों, जीरो से ग्रेटर इक्वल टू होती है, या तो जीरो के बराबर होगी या तो ग्रेटर होगी, मतलब बड़ी होगी। और जैसा कि काइनेटिक एनर्जी निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है क्योंकि तात्क्षणिक वेग होता है। तो बच्चों जैसा कि हम लोग निर्देश तंत्र के बारे में ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एक पॉइंट वहां पर, तो इसमें भी निर्देश तंत्र का मतलब क्या समझ सकते हैं हम, कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसमें क्या होता है? एक वेग होता है, वेलोसिटी होती है, जो कि तात्क्षणिक वेग पर होता है। ठीक, तात्क्षणिक वेग का मतलब जो थोड़ा सा ज्यादा रूप से, मतलब तात्क्षणिक हो, इंस्टेंटेनियस हो। ठीक है, आपका वही तात्क्षणिक वेग होता है। आगे हम लोग अब देखते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी, तो किसी भी प्रकार की संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है यदि उसकी स्थिति या अभिविन्यास के कारण कार्य करने की क्षमता में जो भी परिवर्तन होता है, आपका क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक, इंस्टीट्यूट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब
आप कह सकते हैं एक तरह से उसकी स्थिति के कारण जो भी कार्य करने की क्षमता, किसकी स्थिति, वस्तु की, जिसकी अब बात कर रहे हैं, ठीक, किसी भी प्रकार की संचित ऊर्जा हो तो उसकी स्थिति के कारण जो भी कार्य करने की क्षमता होती है आपका क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक, तो चलिए बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला टॉपिक को अब हम लोग देखते हैं कि क्या है। ऊर्जा का जो थर्ड वाला पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि स्थिति ऊर्जा जो भी होती है समकक्षी बल के द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। जैसे कि डेल्टा यू बराबर माइनस डब्ल्यू संरक्षी है। संरक्षी और असंरक्षी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, जो कि संरक्षी में पथ पर जो है निर्भर नहीं करेगा, लेकिन असंरक्षी में पथ पर जो है निर्भर करेगा। ठीक, तो डब्ल्यू संरक्षी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। माइनस डेल्टा यू क्या है, आपका पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे हम लोग अब देखते हैं कि संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा की कमी के बराबर होता है। ठीक, कमी के बराबर होता है। जैसा कि अब इसकी हम लोग क्या देखेंगे, परिवर्तन की वृद्धि में कमी, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। डेल्टा यू इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। मतलब यहाँ पे क्या है, आपकी अंतिम माइनस प्रारंभिक माइनस अंतिम। फाइनल का मतलब क्या है, अंतिम ऊर्जा है। अगर वृद्धि की बात करेंगे और कमी की बात करेंगे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान देंगे, कई बच्चों को हमेशा ये डाउट रहता है सर कि वृद्धि में क्या होगा और कमी में क्या होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल और यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि जो भी संरक्षी में होगा आपकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और हम लोग वृद्धि भी जान चुके हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे नोट में हमने एक चीज लिख रखा है कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू सी कंजर्वेटिव संरक्षी की बात हम लोग किए हैं वर्क की। और इसके बाद सेम चीज वही है, इंटीग्रेशन करके फोर्स जो है कंजर्वेटिव है और इसका जो है हम लोग एक्सटर्नल का इंटीग्रेशन करके यहाँ पे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल सेम वही बात है। ठीक है बच्चों, आगे अब हम लोग देख लेते हैं जैसे कि संरक्षी बल क्षेत्रों में बाह्य बल के द्वारा बिना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। संरक्षी बल क्षेत्रों में बाह्य बल के द्वारा जो भी बाहरी बल लगाया जाएगा गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तन करके और स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है वो संचित हो जाएगा। मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया गया कार्य, जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करके किया गया कार्य होगा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। डब्ल्यू आल बराबर डेल्टा के, ये क्या होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय होता है। आप लोगों को ऑलरेडी हमने बता रखा है पिछले लेक्चर में कि जो सब किया गया सभी कार्य आपका किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो जैसा कि आगे बच्चों एक दो पॉइंट है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि संरक्षित क्षेत्र में डब्ल्यू कंजर्वेटिव प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा के होगा। सेम वही कहानी है। तो जो आपका डब्ल्यू संरक्षी है माइनस डेल्टा यू रख दिए पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोग पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके जस्ट ऊपर ही। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल डेल्टा यू इज इक्वल टू इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा डेल्टा की यू। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक, तो वही हम लोग बात कर लिए। अब स्थितिज ऊर्जा निर्देश बिंदु पर निर्भर करती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निर्देश बिंदु पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो स्थितिज ऊर्जा निर्देश बिंदु पर निर्भर करती है, जबकि स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निर्देश बिंदु पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान देंगे, परिवर्तन जो होगा वो निर्भर नहीं करेगा। अब बच्चों अगला टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसा कि यहाँ पे एक स्प्रिंग है, एक दीवार से लगा हुआ है, ये नेचुरल लेंथ है NL का मतलब, और इधर एक फोर्स है F लग रहा है फोर्स। ठीक, यहाँ पे जो प्रारंभिक ऊर्जा है U स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या है, 0, जबकि x बराबर हम लोग 0 से कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें। फिर नेचुरल लेंथ को हम लोग क्या किए, एक्सटेंड कर दिए। पहले स्प्रिंग छोटी थी, अभी स्प्रिंग को क्या कर दिए, बड़ा कर दिए। तो यहाँ पे जो स्टैंड होगा K कांस्टेंट होगा और x जो है इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, मतलब प्रसार कर लेंगे। ठीक, तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी इसके पहले भी स्प्रिंग की बात किए थे फर्स्ट वाले लेक्चर में, तो सेम वही कहानी है कि डब्ल्यू स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो 1/2 एक्सटर्नल जो भी होगा वो भी के एक्स स्क्वायर होगा। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, डेल्टा यू है, और जबकि डेल्टा के कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार क्या होगा, 0। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल।
तो यहाँ पे बच्चों यू फाइनल की जगह पे हम लोग क्या ले लिए यू, और जबकि यू इनिशियल वहाँ पे अभी ऊपर क्या बताए हैं स्प्रिंग फोर्स का क्या है 0, तो 0 रख दिए, तो यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर आपका आ गया। अगर आप इधर से निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अल्टरनेट तरीके से। कैसे निकालेंगे, जैसे कोई स्प्रिंग है के एक्स एक्सपेंशन हुआ तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स, तो के को बाहर ले लेंगे कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, और 0 से एक्स को लिमिट को पुट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा एक्स, तो यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसे भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब एक चीज है यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा में कमी, स्प्रिंग फोर्स स्थितिज ऊर्जा में क्या है कमी है, तो स्प्रिंग फोर्स -1/2 के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू इनिशियल अभी क्या बताएं बच्चों 0, माइनस यू फाइनल की जगह पे यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर आपका आ गया, माइनस इधर है, माइनस ये वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब कई बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा कि सर जो है यू इनिशियल 0 हो रहा है, ये कमी की बात कहाँ से आ गई, तो हम लोग जब स्टार्ट किए थे इसको पढ़ना तभी हम लोग वहाँ पे देखे थे, एक वृद्धि की बात किए थे और एक ह्रास की बात किए थे, कमी की बात किए थे। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बच्चों कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो होती है आपकी mg ग्रेविटेशनल एनर्जी है, हमेशा इसमें किसकी बात की जाती है, जी आपका जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, ऊंचाई होगी, ठीक, और हमेशा जब नीचे की तरफ आती है वस्तु न्यूटन के नियम के अनुसार तो वहां पे आपका क्या लगता है गुरुत्वीय त्वरण तो होता ही है। ठीक, तो यू इनिशियल से लेके क्या है यू फाइनल तक कैलकुलेट कर सकते हैं या तो वी फाइनल तक। ग्रेविटेशनल वर्क इज इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो डब्ल्यू जी इज इक्वल टू माइनस एम जी एच यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल 0 रखेंगे तो माइनस यू फाइनल, ठीक, यू फाइनल से लेके वी फाइनल तक एम जी एच हो जाएगा, ठीक, माइनस माइनस इधर प्लस होगा, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो एम जी एच इज इक्वल टू वी फाइनल, यू फाइनल मतलब यू इनिशियल से लेके हम लोगों को वी फाइनल तक निकालना था, तो वी फाइनल भी आपका क्या आ गया एम जी एच, और डेल्टा के कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार क्या रख दिए 0। चलिए बच्चों अब हम लोग बात कर लेते हैं पथ के आधार पर किए गए कार्य। अब पथ क्या होता है, जैसे पथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक, पथ का मतलब क्या होता है रास्ता, जैसे अगर हम किसी रास्ते पर चलते हैं तो उस पर अगर कुछ करते हुए जैसे साइकिल चलाते हुए चलते हैं तो कोई मान लीजिए आपसे पूछ दे कि कार्य क्या होता है, तो उसी प्रकार फिजिक्स की भाषा में पथ के आधार पर किया गया कार्य। तो पथ के आधार पर जो कार्य होता है दो प्रकार से होता है, एक संरक्षी बल होता है जिसको हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, एक होता है असंरक्षी बल जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे संरक्षी बल क्या होता है। तो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, केवल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। तो बंद पथ पर संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि संरक्षी बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक, जबकि पथ पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब प्रारंभ जब किसी वस्तु कार्य करना प्रारंभ करे तो उस पर डिपेंड करेगा, और इसके बाद कब उसका अंतिम समय होगा मतलब पथ पर, जैसे मान लीजिए कि मार्केट आपको जाना है, घर से आप चलते हैं तो 0 किलोमीटर से चल के साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं, इसके बाद आप मार्केट पहुंच जाते हैं, ठीक, तो आपका घर हो गया जो है प्रारंभिक और जो है मार्केट हो गया अंतिम स्थिति। लेकिन जो बीच में आपका रास्ता होगा पथ होगा तो संरक्षी में उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एक चीज और ध्यान देंगे बच्चों, बंद पथ पर संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। जैसे मान लीजिए कोई बंद पथ है, गोला है, ठीक, ये पथ है, इधर से रोटेट हो रहा है, लेकिन इसमें जो आपका कार्य होगा W बराबर वो होगा क्या 0। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है कि बंद पथ पर संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, ठीक, तो आप क्या बताएंगे शून्य। तो जिस क्षेत्र में संरक्षी बल कार्यरत रहते हैं संरक्षी बल कहलाता है। अगर आप अथवा करके दूसरा डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो जिस क्षेत्र में संरक्षी बल कार्यरत रहते हैं संरक्षी बल कहलाता है, मतलब क्षेत्र में, फील्ड में, ठीक। इसके बाद अगला जो पॉइंट है बच्चों वो है
कि संरक्षी बलों के विरुद्ध किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। मतलब जो संरक्षी बल होगा इसके विरुद्ध, इसके विपरीत अगर कोई कार्य किया जाएगा तो वहां पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी, उसमें क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। या संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा में कार्य के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में एक निकाय की बात हम लोग करते हैं, ठीक। अब जैसे बच्चों मान लीजिए एक क्या है, आपका निकाय है और इधर क्या है, पूरा पथ है और बीच में संरक्षी बल है, ठीक। और कार्य है W1 W2 W3 W4। तो वही पॉइंट ये बोलना चाहता है कि संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा में कार्य के बराबर होता है। मतलब जो भी कार्य होंगे W1 W2 W3 W4, एक एक रीजन का, एक एक एरिया का जो अलग होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देख, सी का मतलब बच्चों कंजर्वेटिव संरक्षी होगा और यहाँ पर डेल्टा यू क्या है, आपकी स्थितिज ऊर्जा है। तो डेल्टा सी एक्स अगर करेंगे, ठीक, मतलब एक एक्स क्या लिया है, यहाँ पे फील्ड ले लिए हैं, क्षेत्र की बात किए हैं, ठीक। और डेल्टा यू अपॉन डेल्टा के, या तो स्लैश है यहाँ पे, मतलब या तो डेल्टा यू रहेगा या तो डेल्टा के रहेगा, ठीक। तो डेल्टा के हमेशा कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार क्या लेते हैं हम लोग, 0। डेल्टा के का मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या होता है, 1/mv² माइनस 1/m1/2 mu², ठीक, ये होता है। इसके बाद संरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य ह्रासमान ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है, ठीक। तो पहले जो हम लोगों ने देखा था कि आंतरिक ऊर्जा और इसके बाद एक ह्रासमान ऊर्जा हम लोगों ने देखा था। तो जो संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य होगा वो ह्रासमान ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा, मतलब कुछ न कुछ उसकी ऊर्जा होगी लेकिन ह्रासमान मतलब घटित नहीं होगा, ठीक। चलिए बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं असंरक्षी बल। तो असंरक्षी बलों के द्वारा किया गया कार्य से यांत्रिक कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि असंरक्षी बलों द्वारा जो किया गया कार्य होगा इसके द्वारा यांत्रिक कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ठीक। और ह्रासमान ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो सकता है, जबकि संरक्षी बल जो था अभी वो ह्रासमान ऊर्जा के रूप में क्या होता था, परिवर्तित नहीं होता था। और एक पॉइंट और ध्यान देंगे बच्चों, असंरक्षी बलों के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो पथ पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, पथ पर निर्भर करेगा, जबकि संरक्षी बल में क्या था, पथ पर निर्भर नहीं करता था। तो जैसे कि आगे हम लोग देखते हैं इसमें, तो W एक्सटर्नल असंरक्षी बल है जहां पर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू है, ठीक। डेल्टा यू मतलब आपकी स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी कई फॉर्म में हो सकती है, जो कि एक गुरुत्वीय त्वरण के फॉर्म में mgx, एक स्प्रिंग के फॉर्म में लेते हैं kx, एक आपका आवेश में लेते हैं kq1 q2 अपॉन r², और एक गुरुत्वाकर्षण में जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं G/m2/r², ठीक। तो चलिए बच्चों एक हम लोग अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे और हम लोग फिर समझते हैं। जैसा कि आपको दिया हुआ है, एक कण पर वेक्टर f बराबर xi कैप प्लस y² j कैप बल लग रहा है, इसे 1,2 से -3,0 तक विस्थापित करने में कार्य ज्ञात करो। तो बस वही जो हम लोग परिवर्ती बल द्वारा जो फॉर्मूला देखे थे स्टार्टिंग में, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, ठीक, F इंटू डी आर था, तो वही सेम कहानी हम लोगों को रिपीट करनी है। आपको लिमिट क्या ले लेना है, 1 से 2 तक, -3 से लेके 0 तक, और डी आर की जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे, डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप। क्योंकि एक्स आई कैप है, हम लोग एक्स एक्सिस पर बात करेंगे, डी एक्स वाई है तो डी वाई जे कैप की बात करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई होगा, ठीक। वाई स्क्वायर पहले से है, अब दोनों का हम लोगों को अलग अलग करके इंटीग्रेशन करना है। इसके बाद हम वहां आप देखेंगे तो लिमिट ए थी। तो चलिए अब पुट कर यहाँ पे देखते हैं इसका y³/3 लिमिट 2 से 0, तो -3 पुट किए तो 3 त्रिक का 9, 9/2, एक पुट किए 1 का स्क्वायर 1/2 प्लस 0³ 0 आ जाएगा, -2 रखेंगे, 2³ कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका हर यहाँ पे बराबर है डिनोमिनेटर, तो 9 - 1 8/2 -8/3 प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, या तो आप डायरेक्ट जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो जैसा कि बच्चों अगर इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा, 6 होगा। इसके बाद
2 तियां 6, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6, 2 अठे 16, तो 16 और 8, 8/6, इसका मतलब 2 चौक 8 और 2 तियां 6, तो आपका 4/3 जो है जूल आंसर आ जाएगा। 4/3 क्या आ जाएगा जूल, इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों सभी को आपको समझ में आ गया होगा कि संरक्षी बल असंरक्षी बल क्या होता है। इसके बाद ऊर्जा की बात हम लोग कर लिए, ठीक, और हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन भी देख लिया। तो इस चैप्टर में इससे ज़्यादा आपको कहीं भी कंपटीशन में या बोर्ड में जो है पूछा नहीं जा सकता है। तो आगे अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ। तो बच्चों मिलते हैं, और चैनल को आप सपोर्ट करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और भी बच्चों को वीडियो को जो है शेयर करें ताकि और भी बच्चे वीडियो को देख सकें। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।